नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस छोटे से सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB जो एक तरीके से साइलेंट मोड में चली गई है पिछले 4 महीनों में। फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद में कुछ भी अपडेट जिसकी नहीं आ रही हैं उसके बारे में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा 10 से 15 मिनट का सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस आने वाले रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। नर्सिंग स्मार्ट का इसको लेकर के क्या प्लान है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्रैक करना है एग्जाम को, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से सेशन में आप लोगों के साथ में। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा हम डिस्कस करेंगे इसको लेकर के, जो कि हमने मतलब इनके फॉर्म जब अप्लाई हो रहे थे उससे पहले ही बता दिया था, जो क्योंकि एक जनरल जो फिगर है वो दिमाग में रहता है चीज़ों का ना, कि DSSB का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होना है 2024 का, उसमें लगभग एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स जो हैं टोटल कैटेगरी वाइज कितने अप्लाई किए गए हैं। हमने पहले बताया था आप लोगों को कि 80 से 90 हज़ार के करीब जो हम फॉर्म इस एग्ज़ाम में अप्लाई किए जाएंगे, एप्लीकेशंस आएंगी। और आप देख सकते हो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं 96,505 एप्लीकेशंस। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट कोड 0224 के लिए ये एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं DSSB को, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। किन पोस्ट के लिए? जिनकी टोटल पोस्ट ऑफ नंबर कितना है 1507 है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की पोस्ट हैं, इसमें NDMC की पोस्ट नहीं है, इसमें पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट नहीं है। सबसे पहले चीजें आप ये लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले कि कैटेगरी वाइज क्या स्टेटस है। कैटेगरी वाइज अगर हम ब्रेकअप देखते हैं इन पोस्ट का, तो SC कैटेगरी के अंदर टोटल 21,454 बड़ा नंबर है। आप लोगों को पता है कि SC कैटेगरी में जो है ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं SC कैटेगरी में, तो ऑल इंडिया से 21,454 एप्लीकेशंस आई हैं। ST कैटेगरी में 7,248 पोस्ट एप्लीकेशंस आई हैं। ऐसे ही OBC में 12,654, वापस आएंगे इसी नंबर पर। EWS की कैटेगरी में 4,652 पोस्ट आई हैं। अब बात आती है इस बड़े नंबर की। OBC में आपको पता है दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास में दिल्ली में रहने का 1993 से पहले का दिल्ली में रहने का प्रमाण है, उनका या उनके घर के सदस्यों का। तो वैसी बात है, आपका तो भर्ती नहीं हुआ था 1993 में, लेकिन आपके घर वालों का, किसी का, आपके पेरेंट का, किसी का सिबलिंग का, आपका कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पर आपके पास में OBC का सर्टिफिकेट बना हो, और वही लोग एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पर यह बड़ा नंबर अगर आप कंपैरेटिवली देखते हो तो बड़ा नंबर मुझे ये नेशन वाइड सा लगता। हालांकि ऑल इंडिया से अगर ये एप्लीकेशन आई होती तो ये नंबर और 10,000 हो जाता, लेकिन स्टिल मतलब ये हमारे पास में इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि हम किस बेसिस पर बोल रहे हैं। हम केवल और केवल डेटा स्टेट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि 12,654 का जो नंबर है DSSB ने तो एकदम से सही प्रोवाइड करा है। लेकिन जहां तक हमें समझ में आता है कि दिल्ली से बाहर के कैंडिडेट्स, राजस्थान, MP, UP, अगर वो OBC का कैंडिडेट है तो उसने अपनी ही कैटेगरी OBC में अप्लाई कर दिया है। हालांकि ये फॉर्म जो है क्या रिजेक्ट होंगे क्या? जी ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस OBC में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा आप इन चीजों को। और हमें बड़ा ये जो नंबर है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और कितना बड़ा लग रहा है? कम से कम 2-2.5 हज़ार एप्लीकेशन जो हमें इनमें ऐसी लग रही है। हम जहां तक सोचते हैं अगर दिल्ली से, केवल और केवल दिल्ली से, ज्यादा भी हो सकता है नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि अकेली दिल्ली से 12,500 कैंडिडेट्स OBC के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होगा। 2-2.5 हज़ार तो हम मिनिमम बता रहे हैं, ये नंबर और भी बड़ा हो सकता है। और हम सिलेक्शन में बताएंगे कि इस नंबर का अपने अपनी कैटेगरी के अंदर क्या बड़ा रोल है। तो हमने एक चीज आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस कर ली कि कितनी एप्लीकेशन जो है वो DSSB को रिसीव हुई है। अब इनका अगर हम परसेंटाइल निकालें कि टोटल लगभग 1 लाख एप्लीकेशंस के कंपैरिजन में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेशंस हैं वो लगभग 52% है।
एससी कैटेगरी की अपने आप में एप्लीकेशन हैं वो 22% है, एसटी की उतनी ही है जितना उनका रिजर्वेशन है, मतलब 7.5% के करीब में उनकी पोस्ट उनकी जो आ रही है। ओबीसी की एप्लीकेशन अभी भी एकदम से उनकी पोस्ट के जो उनका रिजर्वेशन बनता है, जो उनका रिजर्वेशन है उसके कंपैरिजन में, यानी 27% का इनका रिजर्वेशन बनता है और उनके कंपैरिजन में एप्लीकेशन जो है वो केवल और केवल 13 ही है, 13 ही है, यानी कि आधी एप्लीकेशन से। और हम ये कहते हैं ये नंबर जो है वो और कम जाएगा, क्योंकि ओबीसी कैंडिडेट्स इतने दिल्ली के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट से इतने कैंडिडेट्स पॉसिबल ही नहीं है होना, हमारा जो आइडिया कह रहा है, और हम ये केवल अपने आइडिया से कह रहे हैं चीजों को। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ठीक है, डेटा में ठीक लगता है, वो तो आ गया, वो आ गया, इसमें कुछ भी गलत नहीं आएगा, क्योंकि DSSB ने कहीं पर भी क्लियर नहीं किया था। हमने अर्लियर सेशंस में जिसमें DSSB का नॉर्मल नोटिफिकेशन आया था, एक इंडिकेटिव नोटिफिकेशन आया था, उसने हमने भी बोल दिया था कि भी ईडब्ल्यूएस केवल जो हो दिल्ली का ही माना जाएगा शुरू में, लेकिन हमें भी इवन ऑफिसेज से भी नहीं पता लग पाया, आज तक भी क्लियर नहीं किया DSSB ने। लेकिन जो हमें लगता है, जो हम अदर मेरिट्स देखते हैं, रिजल्ट्स की मेरिट्स देखते हैं, जितने एग्जाम्स हुए रिसेंट में 2019 के बाद में टीचर्स वगैरह के, और हम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखते हैं, तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स जो हैं ऑल इंडिया एलिजिबल हैं, और आप लोगों ने अप्लाई भी किया है। हालांकि एप्लीकेशन नंबर बहुत कम है, यहाँ का भी हम मेरिट डिस्कस करेंगे बच्चों का। टोटल नंबर जो है वो 96,505 एप्लीकेशन आई है 1507 पोस्ट के अगेंस्ट में। ये सबसे बड़ा पॉइंट हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लिया है। अब बात आती है कि कितने लोगों में से कितनों का सिलेक्शन हो जाता है। हम ये देखते हैं ना कि 1000 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन होता है, 100 में से एक का होता है, 10 में से एक का होता है। तो हम सबसे पहले देखें, चूंकि आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर हर कोई आ सकता है अगर रोस्टर सिस्टम नहीं होता है तो। हालांकि ऐसा है नहीं, आज की डेट में भारत में किसी भी स्टेट के एग्जाम में, कोई भी पोस्ट के लिए एग्जाम हो, रोस्टर सिस्टम हमेशा एप्लीकेबल होता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रोस्टर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हम एक आपको आइडिया बताते हैं कि अगर रोस्टर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता और ये अनरिजर्व की जो पोस्ट है 50,497 पोस्ट जो हैं, वो अगर अनरिजर्व के लिए रिजर्व होती, अनरिजर्व के लिए रिजर्व होती, चूंकि इसका नाम ही है, पहले जनरल ना हम बोलते हैं जनरल पोस्ट, जनरल नहीं होती, अनरिजर्व है, इसमें कोई भी आ सकता है। अगर नहीं आया होता कोई दूसरा, केवल और केवल अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए होती, जनरल कैंडिडेट्स के लिए होती, तो हर 70 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा होता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, आपको पता है मैक्सिमम ओबीसी के कैंडिडेट्स जो कि जनरल की मेरिट क्वालिफाई करेंगे 724 पोस्ट के अगेंस्ट में, तो जनरल में जाएगा कैंडिडेट। यानी कि जो टॉप 724 की पोस्ट है, रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के टोटल रैंक 724, यहां की रैंक तक, जैसे कोई कैंडिडेट जैसे जनरल का आ रहा है उसके अंदर, ओबीसी का आ रहा है, एससी का आ रहा है, एसटी का आ रहा है, ईडब्ल्यूएस का आ रहा है, सभी लोग इसी के अंदर आएंगे। तो एक तरीके से एक्चुअल में जनरल के कैंडिडेट्स को यहां पर मुश्किल से ही 400 पोस्ट मिलेंगी, मुश्किल से लगभग 400 पोस्ट के करीब मिलनी है। तो उस रफ क्राइटेरियन के हिसाब से हमें, जो हम कहते हैं कि जनरल का कैंडिडेट अपने आप को ये मान के चले, हालांकि हमने 1:130 का जो रेशियो है ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। हमारे एक रफ आइडिया के हिसाब से कि अगर ये पोस्ट जो सभी के सभी आ रहे हैं, तो हम 130 कैंडिडेट्स में से एक जनरल कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर हम फिर इसको वापस कैटेगराइज करें कि इसमें से लगभग 200 से 250 पोस्ट जो हैं वो किसको चली जाएंगी, मीन्स रिजर्व कैटेगरी के लोगों को चली जाएगी, जिसमें से मैक्सिमम ओबीसी के लोग यहां पर वो करेंगे। हालांकि आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है यहां पर, जो कि अभी हम नंबर में थोड़ा सा सुधार करना चाहेंगे, कि चूंकि एक पर्टिकुलर स्टेट को ही फायदा मिलेगा ओबीसी में, तो इतनी पोस्ट भी यहां पर नहीं जाने वाली। लेकिन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स भी हैं, एससी के कैंडिडेट्स भी हैं, एसटी के कैंडिडेट्स भी हैं। तो हमारे हिसाब से लगभग जो है इनमें से आप 175 पोस्ट आप निकाल दीजिए, उसके बाद में जो है 550 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एग्जैक्टली प्योरली जो है मिलने वाली है। तो एक रफ आइडिया के हिसाब से हर एक 110 कैंडिडेट्स में से एक जनरल कैटेगरी के बंदे का सिलेक्शन होगा टोटल एप्लीकेशंस में। ये मीनिंग आप समझ रहे हो कि 100 में से एक का सिलेक्शन, तो 110 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन श्योर है जनरल कैटेगरी के हिसाब से। तो DSSB ने जो नंबर आया, हालांकि बहुत कम छोटा नंबर है, जितनी पोस्ट हैं हम बताते हैं कि आपको लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 के अंदर जब प्रमोशंस हुई हैं तो लगभग 900 के करीब प्रमोशंस हो गई। इसका मतलब नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट
एग्जैक्टली खाली होगी, तुरंत की तुरंत खाली हो गई। और कितने जो है रिटायरमेंट्स होते जा रहे हैं, हर महीने कम से कम 30 से 40 रिटायरमेंट हो जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में नर्सिंग कैडर से। तो ये पोस्ट तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, लेकिन अब आई हैं, क्या कर सकते हैं। इनका जब तक रिक्रूटमेंट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट पोस्ट नहीं आ सकती। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि ये नहीं कि भाई अभी तो हुआ ही नहीं सर, आप नेक्स्ट का कैसे आइडिया बता रहे हो, बहुत जल्द आएंगे। अगर गवर्नमेंट्स जो है वो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो स्ट्रीमलाइन हुआ, जो भी फिलहाल जो दिक्कतें चल रही हैं सब लोगों का, आप लोगों का आइडिया है, यहाँ पर डिस्कस करने का उनका कोई मतलब नहीं है। तो वो आगे के लिए, हालांकि खैर हमारी जो लड़ाई है फिलहाल, हमारी जो प्रिपरेशन उन केवल और केवल जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उन्हीं के लिए है। अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में नंबर ऑफ एप्लीकेशन देखिए बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो आप सोचेंगे कि सर मेरिट भी बहुत ज्यादा हाई जाएगी क्या? जी नहीं, हम जो एक्सपेक्ट करते हैं हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे कि किस कैटेगरी में जो है वो कितने मार्क्स तक आप सिलेक्शन मान सकते हैं। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 200 होंगे, टोटल मार्क्स जो है वो एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 200 ही नंबर होंगे। हमने अर्लियर क्या बताया था कि किस महीने में किस कहां कब तक एग्जाम होगा, कितना खिसकेगा, अक्टूबर से और ज्यादा लेट हो जाने लग जाएगा, तो जो है वो मेरिट जो बहुत कम आने लग जाएगी। अब चूंकि एग्जाम्स बीच बीच में, अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम है 7 जुलाई का, तो बच्चे केवल और केवल उसी पे लगे में, मान लीजिए, हालांकि कोई प्रोबेबल नहीं है। हम आपको बच्चे हमसे बार बार पूछते रहते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में पूछते रहते हैं, सर एक्सपेक्टेड कब है? हमें नहीं लगता कि 30 सितंबर के पहले तो एग्जाम होगा क्या? कराने को कल ही करा लीजिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई नहीं होगा क्या। लेकिन 30 सितंबर पहले हमें DSSS नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्जाम कराती हुई नजर नहीं आ रही है हमें फिलहाल के हिसाब से। तो ये 2 महीने का जो जुलाई अगस्त का जो आपको जुलाई अगस्त सितंबर का जो टाइम मिलेगा वो एक अच्छा टाइम है, जिसमें हमें जनरल में यूआर कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 130 मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ट्रोल करने की कोशिश करोगे, सर आपने 135 बता रखा है, यस बता रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बच्चे प्रिपेयर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, 140 भी मेरिट चली जाए। लेकिन अब जिस लेवल की जो प्रिपरेशन से आप लोग करते हो, फिर हम नेशनल पॉलिटिक्स पर चले जाएंगे कि साहब किसको हराना कितना मुश्किल होता है, प्रिपरेशन ही नहीं करोगे तो भैया सामने वाली पार्टी को हराओगे कैसे? दिक्कत ही आ रही है। आज की डेट में हमें ये मेरिट जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए 130 प्लस जो ठीक सटीक बैठती है। एससी कैटेगरी के अंदर 115 पोस्ट हैं, 21,454 एप्लीकेशन आई हैं। अगर रेशियो निकालें तो 186 कैंडिडेट्स में से एक का सिलेक्शन होगा एससी कैटेगरी के अंदर। लेकिन क्या कंपटीशन इतना ज्यादा है? जी नहीं। उनकी जिस तरीके से आज तक हम मेरिट को जो है वो फॉलोअप करते आए हैं, मीन्स देखते आए हैं, उसके हिसाब से हमें एससी कैटेगरी के अंदर जो है वो 105 से 110 नंबर के बीच में जो 100% सिलेक्शन होगा। नीचे मेरिट आ जाती है, एक चीज अलग है, 105 से 110 के बीच में 100% सिलेक्शन होना है। एसटी कैटेगरी के अंदर 7,248 पोस्ट एप्लीकेशन आई हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो 106 है। यहां पर अगर आप देखते हो तो एक्चुअल में एससी की कैटेगरी के अंदर पोस्टें ही कम है, थोड़ा सा पोस्टें ही कम है, क्योंकि एससी कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन है वो 15% का रिजर्वेशन है। 15 के हिसाब से लगभग 250 के करीब पोस्टें होनी चाहिए थी, और यहाँ पर आप देखते हो कि भाई पोस्टें जो है बहुत ज़्यादा कम है। वी डोंट नो कि ये कैसे है और किस तरीके से ये हो रहा है। तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो है ये 7.5% का रिजर्वेशन है, 7.5% ही इनकी एप्लीकेशंस आई हैं, और 7.5% के करीब ही जो है इनकी जो पोस्टें, करीब ही क्या एग्जैक्टली 7.5% ही जो इनकी पोस्टें आई हैं, 105-106 के करीब पोस्टें हैं। हर 70 कैंडिडेट्स में एक का सिलेक्शन होगा। फाइनल जो मेरिट है वो लगभग कितनी चली जाएगी? हमें लगता है 95 to 100 के बीच में, 95 वाले का वैसे सिलेक्शन हो जाना चाहिए एसटी कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया में। बार बार बता दें, किसी तरीके का कोई 80-20 का रेशियो नहीं है। स्टिल हम अभी भी कह देते हैं कि मोर देन 65 to 70% लड़कियां आएंगी अभी भी। अब वो जिसको भी चिढ़ लग रही है, जिसको भी बुरा लग रहा है, हम कभी भी कोई बैड लैंग्वेज बोलते नहीं है किसी के लिए भी, और हमने चिढ़ लगना और बैड लैंग्वेज ये कोई गाली देना ना, वो उस तरीके की हमारी लैंग्वेज नहीं है। हम केवल और केवल लड़कों को अवेयर करना चाहते हैं कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वो लड़कियां अपने आप से आएंगी। फिर आप दूसरा वो डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करते हो और उसका रूट फॉलो करते हो, बोलते हो सर लड़कियां ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? बायोलॉजिकली तो भगवान ने जिस तरीके का ट्रेंड है, मैं ये चीज आज की डेट में ओपन में बोल रहा हूं कि भाई लड़कियों को बुरा लग सकता है, ना बायोलॉजिकली तो जो ट्रेंड है मार्केट में वो लड़कों को ज्यादा दिमाग दिया ना भगवान ने। मतलब हर एक यही कहते हो ना चीजें, मतलब वो मजाक के हिसाब से समझ लो। आज की डेट में रील्स चलती है, यूट्यूब शॉर्ट्स चलते हैं, कहीं पर भी समझ लीजिए कि भैया लड़कियों में तो दिमाग ही नहीं होता। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, अब कोई इसकी छोटी सी क्लिप को निकाल करके कल को मुझे कोई ट्रोल ना करने लग जाए, तो मतलब जो लोगों ने ट्रोल कर रखा है, तो फिर भैया 65 से 70% लड़कियां कैसे आ रही हैं यहां पर? और अभी भी लिख करके रख लीजिए, इनमें से इन 1507 पोस्ट में से 950 प्लस जो है गर्ल्स का रिक्रूटमेंट होना है।
और आप ये भी चीज देखिए, लड़के अपने आप को समझते हैं सर हमारी मैथ और रीजनिंग जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यस हमने मान लिया, आप तो फिर कीजिए ना, करते क्यों नहीं भाई, लीजिए यहां पर सिलेक्शन। यहां पर तो 80-20 भी नहीं है, सबके लिए ओपन है, 100% सीट्स ओपन है। लेकिन आप बोल रहे हो सर आपको कैसे पता है, पता है भाई, ट्रेंड्स आ नहीं रहे क्या, रिजल्ट्स नहीं आ रहे क्या। 2007 में रिक्रूटमेंट हुई है, 9 में हुई है, 11 में हुई है, 13 में हुई है, 15 में तो केवल पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए होकर के रह गई। उसके बाद में 18-19 की रिक्रूटमेंट हुई है। इतनी ही है, सब लड़कियां जो हैं वो 65 से 70% आ रही हैं। अब कमी किसकी, आपकी है या जो न पढ़ने वाला बच्चा उसकी कमी है। हम ये तो नहीं कह रहे कि लड़कियां को जो नंबर है वो ज्यादा, उससे क्या फर्क पड़ गया भाई, आप ज्यादा पढ़िए, आप 100% सेलेक्ट करोगे यहां पर, इसमें कोई डाउट ही नहीं। अब जिसको लड़कियों को बुरा लगना है हमारी किसी बात से, तो लड़कियां बुरा मान सकती हैं, लड़कों को बुरा लगना है तो लड़के बुरा मान सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकारोगे वहीं के वहीं रहोगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटस हमने एसटी का बताया, ओबीसी का हमें सबसे पहले तो नंबर पे डाउट है। नंबर पे क्या डाउट है, क्या डिटेलाइज भी नहीं है, नंबर गलत जो इंफॉर्मेशन दी है, जी नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से जो एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा आप लोगों से, उन्होंने कोई स्क्रूटनी नहीं करी कि कहां की किस स्टेट के कैंडिडेट ने जो है वो किस कैटेगरी में अप्लाई जो किया है, क्योंकि एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया एलिजिबल है। ओबीसी केवल और केवल दिल्ली स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए, उसके बाहर का कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। दिल्ली स्टेट के अंदर हमें नहीं लगता कि 12,500 कैंडिडेट दिल्ली ओबीसी से हो सकते हैं, क्या हमें नहीं लगता है नंबर, हमें डाउट है मिनिमम 2 से 2,500 पर, ये नंबर 4 से 4,500 भी हो सकता है, हमें लगता है। अगर हमें कोई फ्रेंकली पूछे कि कितनी की एप्लीकेशन होनी चाहिए सर दिल्ली स्टेट से केवल, तो हमारे हिसाब से केवल और केवल 8,000 एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये चीज। दूसरी चीज, कई बच्चों को डाउट है, कई बच्चे ऑलरेडी जो हैं एम्स में सर्व कर रहे हैं, 1.5 2 साल हो गए, सर मेरी इनकम तो पर ईयर की जो है वो 12 लाख प्लस है, एनसीएल बनवाने जाते हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर बनवाने जाते हैं, तो उसमें 8 से 8.5 लाख की इनकम का जो है। मैं एक चीज बार बार क्लियर कर दूं, और ये फैक्ट क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने, हमेशा आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर हैं, ओबीसी के हिसाब से गए हैं या जैसे भी गए हैं, ठीक है ना। दिल्ली का ओबीसी का कैंडिडेट अगर जाट है, जाट कम्युनिटी से मैक्सिमम जो दिल्ली के अंदर जो लोग आते हैं और वो जाते हैं, तो उन्हें तो एम्स में तो रिजर्वेशन था ही नहीं ओबीसी कैटेगरी से, दिल्ली के जाट्स को तो ओबीसी कैटेगरी से गए तो वहां पर तो था नहीं। लेकिन आज की डेट में आपकी सैलरी जो 12 लाख पर प्लस है पर एनम, क्या वो ओबीसी कैंडिडेट है? यस है। जब तक 40 साल की उम्र से पहले, जब तक 40 साल की उम्र से पहले आप किसी ग्रेड ए की सर्विस में नहीं आ जाते ओबीसी का कैंडिडेट, तब तक वो ओबीसी का कैंडिडेट ही रहेगा। वो और उसकी आने वाली पीढ़ियां ओबीसी की कैटेगरी में ही रहेंगी। समझ लीजिए कि अगर कोई दो कैंडिडेट जिसने ओबीसी में अप्लाई किया है, बाद में जाकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई गलत मीन से अलग जो अनफेयर मेथड्स कोई फॉलो करने की कोशिश करे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए जो कि ओबीसी से जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर आपने ओबीसी से अप्लाई कर दिया और आप इंडिया के किसी भी एम्स इंस्टीट्यूट में या और किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी 8 लाख रुपए ज्यादा है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो ग्रेड ए के अंदर नहीं आती, आप ग्रुप बी की पोस्ट पर हैं। ग्रुप ए के अंदर जब तक आपकी पोस्ट नहीं आएगी, आप उस लेवल पर प्रमोट नहीं होगे, तब तक आप ओबीसी कैंडिडेट ही माने जाओगे। और वो भी कब तक, अगर आप ग्रुप ए की पोस्ट पे 40 साल की उम्र से कम में आ गए हो तो ही आप ओबीसी से बाहर निकलोगे, अदरवाइज आपके बच्चे हमेशा के हमेशा ग्रुप ए के अंदर जो है, ग्रुप बी के अंदर, सॉरी ओबीसी के अंदर माने जाएंगे। अब एक छोटा सा करेक्शन जो शायद हमने लैंग्वेज में थोड़ी सी गलत कर दी है, आप तो हमेशा ही माने जाओगे, आज ऐसे ग्रुप ए में आ जाओ जैसे हमेशा, ओबीसी का कैंडिडेट खुद के लिए हमेशा के हमेशा ही क्या रहेगा, ओबीसी का कैंडिडेट रहेगा खुद। तो हम उसके बच्चों की बात कर रहे थे, ठीक है ना। आप तो आपके साथ में तो ये केस आता ही नहीं है, तो भूल जाइए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कि आपकी सैलरी क्या है, आपका जो पोजीशन जो क्या है। थोड़ा सा वो हुआ हमें बच्चों को लेकर के ना, कि जनरेशंस को लेकर के वो आपके बच्चों पे अप्लाई होगा। आप पर आप चाहे से आज की डेट में आईएएस भी हैं, आप ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये एनसीएल का जो है आप भूल जाइएगा। ओबीसी की मेरिट कितनी जाएगी, ओबीसी का मेरिट का कोई कुछ नहीं कर सकता, ये एसटी की मेरिट से भी कम आ सकती है, लेस देन 95 भी आ सकती है। लेकिन जो हम सेफ स्कोर बता रहे हैं वो 110 से 115 का स्कोर बता रहे हैं। 110 से 115 का स्कोर, इसी के बीच में जो है वो, इससे कम तो आ सकती है, लेकिन 110-15 के बीच में अगर किसी ने स्कोर किया ओबीसी कैंडिडेट ने, वो एकदम सेफ है। पूरा जनरल कैटेगरी से आपको 15 से 20 नंबर का फायदा मिलेगा। अब वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा, थोड़ा सा प्लस माइनस जो किस तरीके से रहेगा। हालांकि ये मेरिट्स जो है पहले से डिफाइंड है जिस तरीके से, क्योंकि एक नॉर्मल लेवल जो है हर एक बच्चे को अचीव करना है। एप्टीट्यूड में कितने मार्क्स स्कोर करने हैं और नर्सिंग के में है जो कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। ये ओबीसी का स्कोर 110 से 115 के बीच में सेफ स्कोर बता रहे हैं हम इसको। आज की डेट में 105 भी बता देना
कल को सिलेक्शन हो जाए नहीं हो तो आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं, और हमने तो आपको पहले बताया कि एसटी से भी मेरिट जो है वो ओबीसी कम आ सकती है, क्योंकि ऑल इंडिया ओबीसी कैंडिडेट्स जो हो एलिजिबल नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो हर 40 कैंडिडेट्स में से एक, और साथ में वहाँ पर भी आप कुछ लोग जो हों यहाँ पर भी जाएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर भी जाएंगे तो ये 1:35 का रेशियो आ जाएगा। तो 30-35 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी बहुत कम आएगी, वो लगभग ओबीसी के लगभग वो रहेगी, बराबर में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी मेरिट जो है वो लगभग जितनी रहेगी ना ओबीसी की, जो भी रहे चाहे 105 रहे, ईडब्ल्यूएस की मेरिट भी लगभग 105 रहेगी। तो आज की डेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर 110 से 115 मान करके चलिएगा। ये था सब कुछ ब्यौरा इसके लिए। बच्चे हमें बार बार बोलते हैं कि सब लोग जो हों टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, सब लोग आप क्यों नहीं कराते। हम थोड़ा सा जो है कुछ एक चीज़ों में ना मतलब कम मतलब वो क्वालिटी में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं। हमारा नर्सिंग स्मार्ट पे जो हमने कोर्सेज चला रखे हैं DSSB और नोट सेट के लिए, वो लगभग कंप्लीट होने को हैं। और लेकिन हम आपको एक प्रॉमिस अभी कर देते हैं कि 7 जुलाई 2024 को यूपीएससी का एग्जाम है, जो कि ESIC के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है। इसके ठीक 3 दिन बाद से हम 10 जुलाई से, नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा इस डेट को, हम 10 जुलाई 2024 से DSSB के लिए एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। आपको एग्जाम से पहले ये सिखा देंगे, ऐसा नहीं है कि भी कहीं से भी उठा के क्वेश्चन चिपका दिए, एक दिन के अंदर 3-3 टेस्ट हो रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर 3-3 टेस्ट हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपका कोई असेसमेंट नहीं हो रहा, कोई इवेल्युएशन नहीं हो पा रहा। हमारा पेपर आपको देख करके एग्जैक्टली लगेगा, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि जो DSSB के लेवल से ऊपर का आ गया या डाउन का आ गया। आपको एग्जैक्टली ऐसा फील आएगी पेपर देते समय, ऑनलाइन पेपर देते समय, कि यस मैं DSSB का एग्जाम ही, अगर जो बच्चे जिनसे आप पूछोगे जिन्होंने प्रीवियसली एग्जाम में अपीयर हुए हैं DSSB में, आपको एक्चुअल में फील आएगा कि यस हम DSSB के नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। ट्रूली ऐसी फील आएगी। सेव दिस डेट, 10 जुलाई 2024 से हम DSSB के लिए आज के ठीक 1 महीने 10 दिन बाद में DSSB के लिए एक्सक्लूसिवली टेस्ट सीरीज लेकर के आएंगे। 200 क्वेश्चंस की, मींस हर एक पेपर के अंदर 200 क्वेश्चन जो उसी पैटर्न के अंदर हम फॉलो करते हुए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज रखेंगे। टेस्ट सीरीज का जो फुल जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, किस तरीके से कैसे हम टेस्ट सीरीज जो है कंडक्ट कराएंगे, वो आप लोगों के साथ में ड्यू कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारा डिस्कस करना जरूरी था। बार बार पूछ लेते हैं बच्चे, सर कितनी मेरिट रहेगी, एग्जाम कब होगा, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, तो ये एप्लीकेशंस आपके सामने है, कैटेगरी वाइज एप्लीकेशंस आपके सामने है। ओबीसी में हमें जिसका डाउट है उसके पीछे हमारा लॉजिक भी है कि केवल और केवल दिल्ली के कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं। कितनी मेरिट रहेगी वो भी हमने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है। हालांकि हमने जो मेरिट जो बताई है थोड़ी सी हायर साइड ही बताई है, लेकिन जनरल के मेरिट के साथ में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको उतने मार्क्स जो स्कोर करने पड़ेंगे अगर सेफ जोन में रहना है तो। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम, हमें फिलहाल का जो दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिनारियो जो चल रहा है उसको हम ज्यादा अननेसेसरी डिस्कस नहीं करेंगे। 30 सितंबर तक हमें नजर नहीं आ रहा, हालांकि उसका इतना कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। पॉलिटिक्स कह सकते हो, चीज़ें भी किसके हाथ में, कौन कहाँ पर बिजी है, काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसमें किसी का इंटेंशन बैड नहीं है, गलत नहीं है कि किसी ने जानबूझ करके रोका हुआ, क्या ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो हमें चीज़ें नजर आ रही हैं 30 सितंबर से पहले, और एग्जाम को तो कल ही डेट आ जाए, आज हमने वीडियो किया रात को 11 बजे और सुबह ही डेट आ जाएगी कि भैया DSSB की एग्जाम हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते उन चीज़ों के लिए। लेकिन जो हमें जो लग रहा है, जो हमें आइडिया है, जो हमारे पास में जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमने आप लोगों के साथ में ओपनली डिस्कस किया। 30 सितंबर के पहले हमें एग्जाम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो सर क्या अक्टूबर में हो जाएगा, जरूरी नहीं है, फिर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के लिए भी। ये सब कुछ था आप लोगों के लिए इस सेशन में, छोटे से सेशन में। और प्लीज़ अपने आप को फिलहाल एक मैसेज और देते हैं कि सर हमें तो 1 महीने बाद में 7 जुलाई को यूपीएससी का एग्जाम देना है। हमारी तरफ से एक मैसेज है, जो फिलहाल बच्चे यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, केवल और केवल, क्योंकि इसमें आपको पता है केवल और केवल नर्सिंग से ही 100% क्वेश्चन आएंगे, आप केवल नर्सिंग पे फोकस रखिए। 7 जुलाई के बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से, इसके बाद में हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ जाएंगे आप लोगों के साथ में, जिसमें आप लोगों को टाइम का ब्रेकअप किस तरीके से करना, अगर 6 घंटे डेली पढ़ते हैं तो उसमें से नर्सिंग को कितना टाइम देना है और एप्टीट्यूड को कितना टाइम देना है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।